जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिंदी व पचौरी सर चैनल पर स्वागत है। दंड था दोस्तों, यहाँ हमने अपने लास्ट वीडियो में हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियों पर चर्चा की थी। इससे पहले हम भाषा के विकास क्रम से लेकर अपभ्रंश के भेद यह 5 वीडियो देख चुके हैं। जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वह इन सभी 5 वीडियो को देखें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो अच्छे से समझ में आ सकें। आप यह सभी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट के पार्ट ए में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने लास्ट वीडियो में 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियों पर चर्चा की थी कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। साथ ही हमने इनके मुख्य क्षेत्र के बारे में भी जाना था। हम आगे आने वाले वीडियो में इनके प्रश्नों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम देखें कि हिंदी की प्रमुख बोलियों का उनका विस्तार किन किन जिलों में है एवं यहाँ से कौन सी रचनाएं जो कि आपके लिए एग्जाम दृष्टिकोण से, परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जान लें कि बोली क्या होती है, विभाषा या उपभाषा क्या होती है। भाषा के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो बोली एक भाषा का ही कैसा रूप है? अल्प विकसित रूप है, क्योंकि किसी भाषा की जो शुरुआत होती है वह बोली से होती है। बोली जो कि एक सीमित क्षेत्र या छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र, उसका दायरा जो होता है बहुत सीमित होता है एवं इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। तो आप यहाँ से इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे तो आप आने वाले परीक्षाओं में जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बोली आप समझ चुके होंगे, एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, या कहें भाषा का अल्प विकसित रूप क्या है? बोली। विभाषा या उपभाषा क्या है? तो बोली से जब साहित्य की, बोली में जब साहित्य की रचना होने लगे या बोली का क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाए, यानी कि आप देखें बोली का क्षेत्र एक सीमित, और यदि इस सीमित क्षेत्र से इसमें साहित्य की रचना होकर इसका क्षेत्र विस्तार हो जाए तो वह विभाषा या उपभाषा की श्रेणी में आ जाती है। इस विभाषा या उपभाषा के अंतर्गत हम देखें ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली आती हैं, क्योंकि इन्होंने अपना विस्तार साहित्य के रूप में किया और साहित्य के रूप में जब इनमें रचनाएं होने लगी तो इनका क्षेत्र विस्तार भी हो गया। तो यह बोली से निकलकर विभाषा या उपभाषा की श्रेणी के अंतर्गत आ गई। बात करूं भाषा, तो भाषा जब बोली के बाद विभाषा में, विभाषा के बाद भाषा में अपना विस्तार कर ले। भाषा में विस्तार कब होता है? जब साहित्य में व्यापक रचनाएं होने लगें और जब साहित्यकारों द्वारा, रचनाकारों द्वारा एक परिनिष्ठित रूप दे दिया जाए, जैसे कि मानक हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है। जो हमारी आज की हिंदी है वह पहले एक छोटे से रूप में खड़ी बोली के नाम से जानी जाती थी, और जब इसने अपना साहित्यिक इतना विस्तार कर लिया जो कि एक बड़े भूभाग पर बोले जाने लगी, साहित्यकारों द्वारा, रचनाकारों द्वारा इसे एक परिनिष्ठित रूप दे दिया, व्याकरण सम्मत रूप दे दिया, तो यह भाषा के रूप में स्थापित हो गई। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझें कि जैसे कोई एक गरीब परिवार होता है, बहुत ही सीमित संसाधनों का प्रयोग करता है, लेकिन जब इसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, इसकी थोड़ी सी स्थिति सुधार हो जाए, तो यह एक मध्यम परिवार की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि जब इसका विस्तार हो जाता है, इसके पास फ्रिज, टीवी, कूलर आदि संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, तो यह मध्यम परिवार की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जब मध्यम परिवार का और अधिक पैसा आने के कारण एक बड़े से मकान, बड़े से घर में अपना विस्तार कर लेता है, तो वह अमीर परिवार की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि जब गरीब जो कि एक सीमित संसाधनों में जीवित था, इसके बाद आप देखें इसके पास संसाधन बढ़े तो यह मध्यम परिवार की श्रेणी में आ गया। जब इसके पास बड़ा आलीशान घर हो गया, एक बहुत बड़े भूभाग पर इसने अपना विस्तार किया, तो वह अमीर परिवार की श्रेणी में आ गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम भाषा को समझें तो भाषा का अल्प विकसित रूप या एक सीमित क्षेत्र तक उसका फैला हुआ रूप बोली कहलाता है। बोली को जब साहित्य रचना के साथ उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह विभाषा या उपभाषा के अंतर्गत आ जाता है, और वही विभाषा या उपभाषा एक बड़े भूभाग पर विस्तृत हो जाए, साहित्य के रूप में जब इसकी रचनाएं अधिक होने लगे, तो वह भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। तो आप देखें, एक भाषा का यदि विकास होता है तो वह बोली से होता है। बोली जो कि विभाषा और उपभाषा में विकसित होती है, और विभाषा उपभाषा भाषा में विकसित होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर अपने सुझाव दें। हम आज प्रमुख बोलियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जहां हमने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखा था ब्रजभाषा।
ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप ध्यान रखें कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और पश्चिमी हिंदी का विकास किसके अपभ्रंश से? सौरसेनी। तो ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाएगा। तो आप देखें ब्रजभाषा, इसका विस्तार देखें तो ब्रज का आशय होता है पशुओं के समूह या चारागाह से। इसका जो प्राचीन अर्थ था वह इस रूप में माना जाता है। इसके बाद देखें बंगाल, यह ब्रजभाषा बंगाल में ब्रजबुली के नाम से जानी गई, एवं यह ब्रजभाषा असम में ब्रजावली के नाम से जानी गई। यहाँ से आपको प्रश्न यदि बने कि ब्रजभाषा को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ब्रजबुली के नाम से या ब्रजावली के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार, तो ब्रजभाषा का मुख्य जो विस्तार था वह मथुरा पर आधारित था। मथुरा के इर्द गिर्द, मथुरा, आगरा, यह मुख्य केंद्र थे जहाँ ब्रजभाषा बोली जाती थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली एवं इनके आसपास के क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। आपके एग्जाम में प्रश्न बना था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रजभाषा बोली जाती है? तो ग्वालियर जिले में आप मध्य प्रदेश में देखें तो ब्रजभाषा बोली जाती है। इस प्रश्न को आप आगे आने वाले एग्जाम में गलत ना करें, क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं। दोस्तों, ब्रजभाषा जो कि एक बोली थी, इसमें भाषा शब्द क्यों जुड़ा? तो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक न केवल यह ब्रज क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर भारत में ब्रजभाषा में साहित्य रचा गया। इस कारण इसे हम ब्रज बोली ना कहकर ब्रजभाषा के रूप में संज्ञा देते हैं। यदि ब्रजभाषा के प्राचीनतम साहित्य की बात करें तो प्राचीन साहित्य हमें मिलता है सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र, जो कि 1354 ईस्वी में लिखा गया था। ब्रजभाषा के प्रमुख रचनाकार देखें तो सूरदास, बिहारी, इनके द्वारा बिहारी सतसई लिखी गई है। यह किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। इसके अलावा अन्य रचनाकार हैं घनानंद, मीरा, रहीम, इन्होंने अपने दोहे जो कि किस भाषा में लिखे हैं? ब्रजभाषा। एवं अन्य भाषाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है। रसखान एवं ब्रजभाषा आधुनिक समय तक भी प्रचलित रही और आधुनिक कवियों द्वारा, आधुनिक रचनाकारों द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया। हमारे आधुनिक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनके द्वारा भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया अपनी रचनाओं में। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।